हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। समाचार पत्र विश्लेषण की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 18 जनवरी 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर हम द हिंदू समाचार पत्र के दिल्ली एडिशन में जो यूपीएससी परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण समाचार आए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं और साथ ही ये देखते हैं कि ये समाचार हमारे लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 6 पर एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, इंजेक्टिंग कॉन्फिडेंस। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये जीएस पेपर 3 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरा आर्टिकल आया है इसमें ये बताया है कि अभी जो कोविड-19 के संबंध में टीकाकरण की शुरुआत की गई है, भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, उसके लिए भारत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि टीकों के संबंध में जो प्रसार किया जा रहा है उसका मूल्यांकन व्यापक रूप से किया जाए और टीकों का जो प्रसारण है वो व्यापक रूप से किया जाए ताकि जनता में इसके संबंध में कॉन्फिडेंस आ सके टीका लगवाने को लेकर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भारत है वहाँ पर 2 लाख से अधिक लोगों के लिए टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है और इसके लिए हमने देखा कि 3,350 सत्र में देश में जो टीकाकरण है उसकी शुरुआत हुई है। टीकाकरण का जो अभियान है वो शुरू किया गया है। टीकाकरण के संबंध में हमने पहले भी देखा था कि भारत में 2 टीके हैं जिन्हें इमरजेंसी यूज के लिए, आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। तो ये जो टीके हैं इन टीकों में एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित कोविशील्ड। तो ये जो कोविशील्ड है इसके संबंध में जो टीकाकरण अभियान शुरू किया है ये सभी राज्यों में उपलब्ध था। इसके अलावा जो दूसरा टीका है जो कि भारत बायोटेक ने बनाया है, कोवैक्सीन, इसका टीकाकरण जो है वो केवल 12 राज्यों में किया। केवल 12 राज्यों में इस टीके का उपयोग किया गया। इसे जो एडमिनिस्टर है वो किया गया 12 राज्यों में। तो ये जो टीकों की पहली खेप आई है इसमें अगर कोविशील्ड के बारे में बात करें तो कोविशील्ड जो है उसके 11 मिलियन टीके हैं और इसके अलावा अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन जो है इसके 5.5 मिलियन जो डोज हैं वो आई है। ये जो 11 मिलियन और 5.5 मिलियन डोज आई है इन दोनों टीकों की, ये आने वाले दिनों में हमारे देश में जो स्वास्थ्य देखभाल श्रमिक है, जो स्वच्छता कर्मचारी है और जो नगर पालिका के श्रमिक हैं उनको दी जाएगी जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा जो उद्घाटन किया है वैक्सीन कार्यक्रम का, इसका जो पहला दिन है इसमें देश भर में जो समारोह है उसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि जो भारत है वो ये सुनिश्चित करे कि जो सीमावर्ती कर्मी है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है, उनका टीकाकरण जो है उसके लिए भारत जो है वो किसी भी देश से पीछे नहीं रहे। ये अभी अगर हम समय देखें तो अभी जो कोरोना वायरस महामारी आई है उसको 1 वर्ष जो है पूरा हो चुका है और 1 वर्ष जब पूरा हुआ तो हमने भारत की जो स्थिति है वो देखी और अब जब 1 साल पूरा हो चुका है और इस पूरे साल में हमने पूरे देश में और पूरे विश्व में अनिश्चितता का माहौल देखा, एक प्रकार से त्रासदी देखी और उथल पुथल देखी और उसके बाद में जो लोगों को बचाने के लिए टीका लाने का वादा किया गया था तो उससे लाखों लोगों को इसके संबंध में आशा थी और अब ये देखा गया कि जो टीका है ये 1 ही साल में आ गया है। तो ये भारत के लिए एक सराहनीय उपलब्धि है। तो अगर हम घोषणा के बारे में बात करें कि जो घोषणा की गई है टीकाकरण के संबंध में तत्काल योजना को लेकर, तो तत्काल योजना में ऐसा है कि जो 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर है उन्हें पहले टीका लगाया जाएगा, उनका टीकाकरण पहले किया जाएगा और उसके बाद में 27 करोड़ लोग, वो 27 करोड़ वो लोग हैं जो कि बीमारी से ज्यादा पीड़ित है या फिर जिनके पीड़ित होने की संभावना ज्यादा है, उन लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। और ये जो पूरा समय है जब पहले 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा, उसके बाद में दूसरे चरण में और 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा। तो ये जो समय है इसकी सीमा जो है, ये जो कार्यक्रम पूरा चलेगा इसमें और भी कुछ बदलाव आने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर ये जरूरी है कि जो भी लोग हैं उनमें टीके को लेकर जो कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाया जाए सरकार के द्वारा, जो इस एडिटोरियल में मेनली बताया गया है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो टीका है उसका जो चरण 3 परीक्षण होगा, जो फेज 3 ट्रायल होगा, उसके जो अंतिम विश्लेषण होगा और इसके अलावा जो पूर्ण लाइसेंसिंग होगी उसके आधार पर प्रभावकारिता स्थापित करने में महीने लग सकते हैं। मतलब अभी जब टीके का चरण 3 का परीक्षण होगा और उसका जो अंतिम विश्लेषण किया जाएगा और पूरी तरीके से जब उसमें लाइसेंस दिया जाएगा तो इन दोनों के आधार पर टीके की जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो प्रभावकारिता है उसको स्थापित करने में काफी समय अभी भी लग सकता है। तो जब तक इसकी जो
इफेक्टिवनेस है, इसकी जो प्रभावकारिता है वो पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो जाती है, तब तक ये किसी के लिए भी तर्कसंगत और वैज्ञानिक है कि वो संभावित जोखिमों के लाभों के आधार पर वैक्सीन का चयन या उसे अस्वीकार करे। मतलब जो भी टीका लगवाएंगे वो स्वयं तर्कसंगत और उनके लिए ये वैज्ञानिक होगा कि वो जोखिम और जो उनसे लाभ होने वाले हैं उसके बारे में सोचकर ही टीकाकरण लगाने का चयन करे या फिर उसे अस्वीकार करे। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में ये देखा गया है कि जो बचपन का टीकाकरण होता है उसका भारत को अनुभव है। जो चाइल्ड वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम है भारत का, उसको लेकर भारत को अनुभव है। इसके अलावा भारत जो है वहां पर अत्यंत विविध भौगोलिक परिस्थिति है और ऐसी स्थिति में लाखों खुराक देने का यहाँ पर प्रबंधन किया गया है। इन दोनों के चलते बोल सकते हैं कि भारत जो है उसको इस चीज का अनुभव है। तो इस संबंध में यहाँ पर ये उचित विश्वास है कि देश में जो टीकाकरण होगा उसकी जो प्रक्रिया है उसको करने की कार्यकारी क्षमता है, अर्थात देश में टीकाकरण के लिए जो क्षमता है वो उपलब्ध है, क्योंकि भारत के पास में इसका पहले से ही एक्सपीरियंस है। इस महीने की शुरुआत में जो टीके के संबंध में हमने देखा कि जो 2 टीके हैं उनको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो अनुमोदन दिया गया है, ये जो अप्रूवल दिया गया है, इसने जो वैज्ञानिक है अर्थात जो साइंटिस्ट हैं और जो डॉक्टर हैं उनके बीच में ये जो कोविशील्ड है और इसके अलावा जो कोवैक्सीन है, ये जो दोनों टीकों को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार के द्वारा इन दोनों टीकों को एकदम समकक्ष माना गया है, समान माना गया है और समकक्ष मानकर इन दोनों टीकों को बात की जा रही है। तो इसके संबंध में जो डॉक्टर्स हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो इससे संतुष्ट नहीं हैं और वो इस संबंध में सवाल उठा रहे हैं और इसके संबंध में जो सरकार की शिथिलता है उसको देखा जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि ये जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है ये दोनों समकक्ष नहीं है और इसे समान रूप से ट्रीट करना जो है वो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स के द्वारा सही नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो कोवैक्सीन है उसको एक नैदानिक परीक्षण के भाग के रूप में प्रशासित किया जा रहा है और इसकी प्रभावशीलता स्थापित नहीं की गई है। मतलब कोविड वैक्सीन के संबंध में ये बोला जा रहा है कि जो इसकी प्रभावशीलता है वो अभी स्थापित नहीं की गई है, लेकिन इसे तब भी जो नैदानिक परीक्षण है उसके भाग के रूप में प्रशासित किया जा रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है। अगर हम बात करें यूएसए अर्थात अमेरिका की या फिर यूके की, तो वहां पर जो टीके लग रहे हैं उसके संबंध में ये बोला जा रहा है कि उसकी जो प्रभावकारिता है उसको लेकर यूके और यूएस में जो है वो डेटा उपलब्ध है। भले ही जो डेटा है ये अपर्याप्त है, पूरा डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी प्रभावकारिता को लेकर जो डेटा है वो उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने पहले एडिटोरियल डिस्कस किए थे, उसमें हमने चर्चा की थी कि ये जो कोवैक्सीन है इसके संबंध में जो डिटेल में इसकी प्रभावकारिता को लेकर डेटा है वो प्रकाशित नहीं किया गया है। तो इसलिए जो यूएस और यूके में टीके आए हैं उनका डेटा जो उपलब्ध है इसलिए यहाँ पर जो आत्मविश्वास है इन टीकों को लेकर, जो कॉन्फिडेंस है वो अधिक है। लेकिन भारत में इन टीकों को लेकर जो प्रभावकारिता से संबंधित डेटा है वो नहीं लाया गया है। इसके अलावा इसके संबंध में कई अफवाहें फैलाई जा रही है और कई अफवाहें जो है वो राजनीति से भी प्रेरित है। तो इसके संबंध में कई चिंताएं उत्पन्न हो रही है और जो सरकार है उन्हें इन चिंताओं को खारिज करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए, सरकार जो है उसको इन चिंताओं को खारिज करने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी। वैक्सीन की प्रगति है उसका एक ईमानदार मूल्यांकन जो है वो तेजी से प्रसारित हो, ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो शुरुआत की जा रही है टीके की, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स को देकर की जा रही है। तो वो जो लोग हैं जिन्हें सबसे पहले टीका मिलने वाला है वो चिकित्सकीय रूप से साक्षर है, अर्थात उन्हें इसकी नॉलेज है। तो ऐसे में सरकार को उनका आत्मविश्वास जो है उसे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जोर लगाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि इसके संबंध में आत्मविश्वास बढ़े, क्योंकि भारत को इसका अनुभव है और बड़ी आबादी के बीच में टीकों को अपनाने को लेकर इसे प्रभावित करना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है और ये जीएस पेपर 2 के संबंध में महत्वपूर्ण है। ये है अपडेट डिबेट। तो आपको ध्यान होगा कि जो व्हाट्सएप है उनने हाल ही में अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, जो गोपनीयता नीति है, उसे अपडेट करने के बारे में बोला था और उसके बाद में उसका काफी विरोध हुआ, जिसके बाद में जो व्हाट्सएप है उसने इस अपडेट को पोस्टपोन कर दिया। तो उसी के संबंध में ये जो पूरा आर्टिकल है ये आया है और इसमें ये बताया गया है कि कोई भी जो नागरिक है उनकी जो गोपनीयता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और नागरिकों की जो गोपनीयता है इसे डिजिटल कंपनियों के व्यवसाय प्रथाओं के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। और भारत में जो डेटा प्रोटेक्शन है उसको लेकर काफी चिंताएं हैं, तो भारत को इस संबंध में नीति बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो एडिटोरियल है यहाँ पर इसमें ये बताया है कि जो व्हाट्सएप है
उनने उनके जो उपयोगकर्ता हैं उनसे जो प्रतिक्रिया मिली, उसके बाद में व्हाट्सएप ने अपनी जो गोपनीयता नीति है उसके अपडेट में देरी करने का निर्णय लिया है, अर्थात उसका जो अपडेट करने की बात की जा रही थी उसे पोस्टपोन करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर यह देखा गया कि जब गोपनीयता नीति में परिवर्तन करने का बात आई तो कई जो उपयोगकर्ता हैं उन्होंने इसका विरोध किया। तो ये देखा गया कि जो गोपनीयता है उसके संबंध में जो धारणा है और जो परसेप्शन है उसने यहाँ पर एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई है, जिसके बाद में व्हाट्सएप ने इसे पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है। तो जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक के स्वामित्व वाली एक ऐप है, था जो व्हाट्सएप है उसका स्वामित्व है फेसबुक के पास में। तो इसके लिए समस्याएं जो है वो इस महीने की शुरुआत में शुरू हुई थी, जब इन्होंने अपनी सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीति को अपडेट करने की घोषणा की, जिसके अनुसार उपयोगकर्ता जो है वो अब फेसबुक के साथ में डाटा शेयर करने के बाहर रहने का विकल्प नहीं चुन पाएंगे। अर्थात पहले क्या था कि जो उपयोगकर्ता है उनके पास में एक विकल्प था कि उनको अपना जो डाटा है वो फेसबुक के साथ में शेयर करना है या नहीं करना है, लेकिन अब इन्होंने जो अपनी सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीति को अपडेट करने की घोषणा की, उसके अनुसार ये था कि जो उपयोगकर्ता है उनके पास में अब ये जो विकल्प है ये नहीं रहेगा और उनको फेसबुक के साथ में अपना जो डेटा है वो शेयर करना ही पड़ेगा। तो 8 फरवरी को ये जो नई शर्तें हैं इनको स्वीकार करने की समय सीमा के रूप में रखा गया था, अर्थात 8 फरवरी को आखिरी दिन था जब ये जो नई शर्तें हैं इसे स्वीकार किया जाना था उपयोगकर्ताओं के द्वारा। लेकिन उपयोगकर्ताओं ने इसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया और इसने व्हाट्सएप से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू कर दिया था। जो कई लोग हैं वो व्हाट्सएप से शिफ्ट होकर दूसरे ऐप जैसे कि टेलीग्राम, सिग्नल इनकी ओर जाने लगे और ये देखा गया कि इस प्रकार से जो पलायन है वो काफी ही बड़ा था। व्हाट्सएप अपडेट जो है उसने स्पष्ट रूप से कई उपयोगकर्ताओं को हिला दिया जो कि अपनी गोपनीयता से समझौता करने के बारे में चिंतित हैं। और इसके बाद में ये देखा गया कि हाल ही के सप्ताहों में जो मीडिया रिपोर्ट है उसके अनुसार मैसेजिंग ऐप सिग्नल जो है उसने भारत और कई अन्य देशों में ऐप स्टोर का जो चार्ट है उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है, मतलब इसे कई लोगों के द्वारा डाउनलोड किया गया। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो व्हाट्सएप है और जो सिग्नल है ये दोनों ही ऐप ऐसे हैं जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो होता है, जो कि एक प्रकार की प्राइवेसी सिक्योरिटी होती है, उसका उपयोग करते हैं। इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है व्हाट्सएप और सिग्नल दोनों के द्वारा ही। लेकिन फिर भी जब व्हाट्सएप ने अपनी जो गोपनीयता की नीति है उसके अपडेट करने की बात करी तो लोग व्हाट्सएप से सिग्नल की तरफ चले गए। इसके अलावा व्हाट्सएप ने अपने अपडेट करने की जो वजह है उससे गोपनीयता के बारे में व्याप्त चिंता जो है उसे कम करने की कोशिश करी। ये जो लोग पलायन कर रहे थे इसे परिवर्तित करने के लिए व्हाट्सएप ने क्या किया कि ये जो लोगों के द्वारा गोपनीयता के बारे में चिंता दर्शाई जा रही थी इसको कम करने की कोशिश करी और इसके लिए व्हाट्सएप ने कई मैसेजेस भेजे, कई विज्ञापनों के जरिए ये बताया कि ये जो परिवर्तन है ये व्हाट्सएप पर जो वैकल्पिक व्यावसायिक सुविधाएं होती है, जो बिजनेस सर्विस होती है उससे संबंधित होगा। और इसके अलावा ये जो परिवर्तन है ये हम कैसे डेटा एकत्र करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, ये चीज बताएगा व्हाट्सएप की उनके द्वारा किस तरीके से डेटा एकत्र किया जाता है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और इसके बारे में अधिक पारदर्शिता प्रदान करेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ने इस संबंध में जो क्लैरिफिकेशन दिया, जो स्पष्टीकरण दिया, उसमें व्हाट्सएप ने ये बोला कि दोस्त या फिर परिवार के साथ में अर्थात फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में हम जो पर्सनल मैसेज भेजते हैं वो और इसके अलावा जो व्यापार के लिए संदेश होते हैं अर्थात जो बिजनेस मैसेजेस होते हैं उनके बीच के अंतर को बताया व्हाट्सएप ने। ये जो स्पष्टीकरण में बयान दिए गए उसमें ये बयान दिया गया व्हाट्सएप के द्वारा कि जो व्यक्तिगत संदेश होते हैं, जो पर्सनल मैसेज होते हैं वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन द्वारा संरक्षित है और व्हाट्सएप या फिर फेसबुक के द्वारा न तो एक्सेस किए जाते हैं और न ही सुने जाते हैं। इसके अलावा गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम जो है उसके कारण जो व्यक्तिगत संदेश या फिर कॉल है उनके कोई लॉग नहीं बनाए रखा है। साथ ही उपयोगकर्ताओं के द्वारा साझा किए गए जो स्थान है वो भी एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन द्वारा संरक्षित होते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वो इसे नहीं देख सकते हैं। किसी भी उपयोगकर्ता का जो संपर्क है वो फेसबुक या किसी अन्य ऐप के साथ में साझा नहीं किया गया है। साथ ही व्हाट्सएप समूहों के भीतर जो संचार है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है और फेसबुक के विज्ञापनों के लिए साझा नहीं किए गए हैं। तो जो पॉलिसी में मेन चेंजेस आने थे उसके लिए व्हाट्सएप ने बोला था कि ये जो बिजनेस मैसेज है इनके लिए आने हैं। जो व्हाट्सएप है उस पर हर दिन लाखों व्यापारिक इंटरेक्शन होते हैं और फेसबुक पर व्यक्तिगत विज्ञापनों को सक्षम करने के साथ में ये जो गोपनीयता अपडेट है इसे आसान किया जाना था।
लेकिन इन सब के बाद भी अब व्हाट्सएप ने क्या किया है कि अपना ये जो नया अपडेट है इसे 15 मई तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है, 15 मई तक के लिए आगे भेज दिया है। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो बदलाव है ये अपरिहार्य हो जाएगा, ये देखते हुए कि जो व्हाट्सएप है उसे फेसबुक ने 19 बिलियन डॉलर में खरीदा था। फेसबुक के द्वारा व्हाट्सएप को खरीदा गया था 19 बिलियन डॉलर में, और बाद में ये देखा गया कि उनको खरीदने के बाद में उन्होंने ये कोशिश की थी कि जो व्हाट्सएप के यूजर्स हैं उनको चार्ज किया जाए, लेकिन वो नहीं किया जा सका और उन्होंने ये जो योजना है इसे बंद कर दिया। तो इसके कारण जब इन्हें जो हैंडलिंग है उसको लेकर काफी समस्या हो सकती है, और जो पैसा बनाने की बात है इस व्यापार से उसको लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन इसके बाद भी अगर हम यूरोप के बारे में बात करें तो यूरोप में अपने उपयोगकर्ताओं पर इन परिवर्तनों को लागू नहीं कर सकता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो है वो यूरोप में अपने उपयोगकर्ताओं पर इन परिवर्तनों को लागू क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि यूरोप में एक नियम है और वो नियम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जिसे कहा जाता है जीडीपीआर। तो ये एक कड़ा कानून है यूरोप में, और इस कानून के अंदर ये जो कानून है ये ऐप के बीच में इस तरीके का जो साझाकरण है उसको रोकता है। मतलब ये दो ऐप हैं ए और बी, तो ये दो ऐप जो है वो आपस में डेटा का साझाकरण नहीं कर सकते हैं उपयोगकर्ता जो है उनकी परमिशन के बिना। तो वो इस तरीके से व्हाट्सएप का जो डेटा है उसे फेसबुक के साथ साझा करने से रोकता है। तो यूरोप में ये नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो डेटा होता है उसका जो नियंत्रण होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोगकर्ता के पास होता है, और दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति के पास में डेटा जो है उसका नियंत्रण उपयोगकर्ता से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जो भारत है वो भी इस प्रकार का जो कानून है वो बना सकता है, और ये सब जो है वो एक कानून का एक मसौदा संस्करण है, और अब कुछ वर्षों के लिए ये किया गया है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो 1 करोड़ नागरिक हैं उनकी गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे डिजिटल कंपनियों के जो व्यवसाय प्रथाएं हैं, जो बिजनेस प्रैक्टिस है उनके लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मजबूत कानून है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आवश्यकता है कि भारत में भी इसके संबंध में डेटा प्रोटेक्शन के संबंध में एक मजबूत कानून लाया जाए, ताकि इस तरीके से अगर किसी उपयोगकर्ता का जो डेटा है वो प्रभावित होता है तो उसे बचाया जा सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल पेज नंबर 6 पर प्रकाशित हुआ है, जो कि जीएस पेपर 2 के आईआर अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय के लिए महत्वपूर्ण है। एडिटोरियल है द अनरेवेलिंग ऑफ लिबरल ग्लोबलिज्म। तो इसमें बात की गई है यूएसए के बारे में कि किस तरीके से यूएस जो है वो अभी आइसोलेशन में है, किस तरीके से जो यूएस है उसकी पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है। पहले ये आइसोलेशन में था, फिर ये लिबरल बना और अब ये वापस आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। तो यूएस की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में पूरा बताया गया है, और साथ ही ये बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन के बाद में अब जब जॉई बिडेन प्रशासन संभालेंगे तो किस तरीके का परिवर्तन होगा और उनके द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पराजित हो गए हैं, लेकिन जो ट्रंपिज्म है वो नहीं गया है, और ये जो है पूरे विश्व में देखा जा रहा है कि जो वैश्विक विरोधी राजनीति है वो अब पूरे विश्व में कई स्थानों पर देखी जा रही है। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप की तरह ऐसे कुछ ही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अमेरिका की जो विदेशी नीति है, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके जो मूल सिद्धांत है उसको बदलने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप वो व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मूल सिद्धांत को बदला, और अमेरिका की जो विदेश नीति है उसमें अमेरिका फर्स्ट का जो सिद्धांत है वो लेकर आए। इन्होंने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो जो है उसको ट्रांस अटलांटिक सैन्य सहयोग के आधार के रूप में खारिज कर दिया। नेटो को इन्होंने खारिज कर दिया था ट्रंप ने। इसके अलावा ट्रंप ने क्या किया कि संयुक्त राज्य जो है यूएसए जो है उसको अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है और इसके अलावा कई जो बहुपक्षीय संधियां हैं उनसे बाहर निकाला। हमने ये देखा कि यूएस जो है वो पेरिस डील से भी बाहर हो गया। इसके अलावा ये देखा गया कि जो यूएसए है डोनाल्ड ट्रंप के शासन में वो दोस्तों और दुश्मनों दोनों के साथ ही टैरिफ युद्धों में समान रूप से उनके द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा यहाँ पर यह बोला गया कि इजराइल और इसके अलावा कुछ ऐसे अरब देश हैं जिनके बीच में समझौता किया गया ट्रंप के द्वारा, लेकिन ये जो
इजराइल और कुछ अरब देशों के साथ में सामान्यीकरण समझौता किया गया। इसके अलावा ट्रंप के पास में अब कोई क्रेडिट लेने के लिए कोई भी बड़ी विदेशी नीति की उपलब्धि नहीं है, कोई भी बड़ी विदेशी नीति उनके द्वारा नहीं अपनाई गई। ट्रंप के लिए ये बोला गया कि वो विघ्नकारी ज्यादा थे और वो रिलीवर कम थे, अर्थात उनके लिए ये बोला गया कि उन्होंने डिसरप्शन ज्यादा किया है और वो अचीवर कम रहे हैं, और उन्होंने अमेरिका की जो विदेशी नीति है उसमें व्यवधान पैदा किया है जो उनकी अध्यक्षता को प्रभावित कर सकता है। अब जोई बिडेन जो कि व्हाइट हाउस में आएंगे तो उनके सामने सबसे बड़ी विदेशी नीति की चुनौती ये है कि क्या वो ट्रंप की जो विरासत है उसको उजागर कर सकते हैं और जो वॉशिंगटन है, जो यूएसए है, उसको अपनी उदार अंतरराष्ट्रीय सर्वसम्मति पर वापस ले जा सकते हैं। मतलब जो यूएसए है उसकी जो लिबरल इंटरनेशनल कंसेंसस था, क्या जोई बिडेन अब उसे वापस ले जा सकते हैं जब जो ट्रंप है उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की जो विदेशी नीति है उसे अपना लिया था उसके बाद में। तो अगर हम अमेरिका और आइसोलेशन के बारे में बात करें तो अमेरिका का जो अलगाववाद है अर्थात अमेरिका का जो आइसोलेशन है वो ट्रंप के साथ शुरू नहीं हुआ है, ये पहले भी था। जो ट्रंप है उन्होंने पुरानी विदेश नीति जो सिद्धांत था उसे ही अपनाया है। ये जो आइसोलेशन की पॉलिसी थी इसने द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उससे पहले अमेरिका की जो नीति है उसको आकार दिया था और बाद में ये हट गया था। और अब जब इसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया था तो ये देखा गया था कि उससे वैश्विक नेतृत्व के मंच में जो यूएस पहले था उसे वापस खींच लिया। युद्ध से पहले एक उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति यूएस जो थी वो काफी हद तक एक अलग देश था जो कि अपने उत्थान और विस्तार पर केंद्रित था। मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे पहले तक यूएस जो था वो एक आर्थिक और सैन्य शक्ति थी और वो काफी हद तक एक अलग देश था और उसका जो ध्यान है वो अपने विस्तार और उत्थान पर था, बाहर की दुनिया में उसका ज्यादा ध्यान नहीं था। लेकिन उसके बाद में जब वहां पर महामंदी आई तो महामंदी के कारण जो आर्थिक तबाही हुई और प्रथम विश्व युद्ध से जो नुकसान हुए उसने यूरोपीय और एशियाई जो संघर्ष है उसमें गैर भागीदारी की जो नीति है उसको आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी अलगाववादियों, प्रगतिवादियों और परंपरावादियों को प्रेरित किया और 19वीं सदी में एक नीति का वॉशिंगटन में बड़े पैमाने पर पालन किया गया। मतलब पहले तक जो यूएस है वो अलग था, लेकिन बाद में जब वहां पर मंदी आई और इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो नुकसान हुए उसने यूरोपीय और एशियाई संघर्षों में जो गैर भागीदारी नीति है उसको आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी अलगाववादियों और प्रगतिवादियों को प्रेरित किया था। अगर हम उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में बात करें कि ये अलगाववाद से उदारवाद की तरफ किस प्रकार से आया, तो अलगाववादी अंतरराष्ट्रवादी जो व्यवस्था थी उसकी जड़ का पता लगता है जो 28वें अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, उनके आदर्शों से। तो जो 28वें अमेरिकी राष्ट्रपति थे उन्होंने जो उदारवादी अंतरराष्ट्रवादी व्यवस्था है उसे आगे बढ़ाया था। अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध की अगुवाई करने वाले विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा शासित एक नियम आधारित वैश्विक आदेश के लिए कहा जिसमें देश सहयोग कर सकते हैं और शांति बनाए रख सकते हैं। तो ये जो शांति थी ये एक संगठित शांति के बारे में इन्होंने बात की थी और इसमें युद्ध के बजाय शांति की बात की गई थी। इसका जो लक्ष्य था इनका ये आत्मनिर्णय पर विल्सन के सिद्धांत, देशों के बीच और कानून के शासन, उदार पूंजीवादी आर्थिक मॉडल और मुक्त व्यापार और मानव अधिकारों पर जोर, उदार वैश्विक व्यवस्था की नींव रखेंगे जिसे पश्चिम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अच्छे से अपनाया गया। लेकिन अंतर युद्ध अवधि के दौरान उनके पास में अमेरिका में लाने वाले नहीं थे और अमेरिका जो है वो राष्ट्र संघ का उस समय सदस्य भी नहीं था। इसके बाद में अगर हम विल्सनियन इम्प्रिंट के बारे में बात करें अर्थात इनके द्वारा जो कार्य किया गया, इनके द्वारा जो छाप छोड़ी गई उसके बारे में बात करें तो जब शीत युद्ध चल रहा था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस दौरान जो अमेरिका है उसके सामरिक हित जो हैं उसके अनुकूल होने के बाद ही वॉशिंगटन ने, विल्सन ने वैश्विकता के जो मूल्य है उनका खुलासा किया था। जब जो दुनिया है वो पूंजीवादी और कम्युनिस्ट ब्लॉक के बीच में बटी हुई थी, ये देखा गया था कि जो दुनिया है वो कैपिटलिस्ट और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है उनके बीच में बटी हुई थी। और जब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी जो है जो कि सोवियत संघ है उनके संरक्षण में थी, एशियाई और यूरोपीय देशों में बढ़त बनाने लगी थी। मतलब ये देखा जा रहा था कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी जो है वो एशियाई और यूरोपीय देशों की ओर बढ़ रही थी, तो अमेरिका जो है वो उदार वैश्विक
वैश्विकतावाद की ओर अग्रसर हुआ और पश्चिम देशों का नेतृत्व जो है वो संभालने लगा। तो इस तरीके से जो विश्व है वो दो ऑर्डर में बट गया, जिसमें एक का नेतृत्व यूएस के द्वारा किया जा रहा था और एक का नेतृत्व किया जा रहा था यूएसएसआर के द्वारा। तो जो अमेरिका है इसने खुद को और इसके सहयोगियों को मुक्त दुनिया कहा, जो कि कम्युनिस्ट और समाजवादी तानाशाही जो है उस पर नैतिक श्रेष्ठता का दावा करता है कि जो यूएस है वो बेहतर है और यूएसएसआर से अर्थात जो कम्युनिस्ट और समाजवादी तानाशाह हैं उनसे नैतिक रूप से श्रेष्ठ है, ये उनके द्वारा कहा गया। हालांकि ये बड़ा आख्यान बना रहा, लेकिन इसने उन तानाशाहों को नहीं रोका, इसने इनको नहीं रोका जो कि लाल ब्लॉक के विरोधी थे। मूल रूप से उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवादी ने प्रतिद्वंदी लोकतंत्र के समाजवादी अंतर्राष्ट्रीयता के खिलाफ अपनी जो लड़ाई है इसमें पश्चिमी लोकतंत्रों और उसके सहयोगियों के ट्रांसबॉर्डर जो सहयोग है उसको मूर्त रूप दिया। इसके बाद में ये देखा गया कि 1991 में जो सोवियत संघ है उसका पतन हो गया, और जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो कई जो पंडित हैं और नीति निर्धारक हैं उन्होंने इसे उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद जो है उसके लिए एक विजयी क्षण के रूप में देखा कि इस तरीके से अंत होने से जो उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयवाद है अर्थात जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म है उसकी जीत हो गई है। और अमेरिका ने अपने नेतृत्व की जो भूमिका है उसे आगे बढ़ाया, और अमेरिका की इस तरफ की जब एक प्रकार से इसे जीत माना जा रहा था तो इसने जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा करने की बात करी, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की बात करी, और जो जिहादी है उनको हराने के लिए इनके द्वारा युद्ध शुरू कर दिया गया। तो अब जब ये देखा गया कि जिहादियों को हराने के लिए इनके द्वारा एक नई तरीके का युद्ध शुरू कर दिया गया अमेरिका के द्वारा, तो इससे कई प्रकार से संरचनात्मक बदलाव देखे गए। तो अगर हम आदर्श दृष्टिकोण देखें तो स्वतंत्रता के बारे में उदार नैतिक तर्क जो है उसका आकर्षण शीत युद्ध के बाद की दुनिया में कम हो गया। मतलब स्वतंत्रता को लेकर जो नैतिक दृष्टिकोण था, जो उदारवाद था, वो जो शीत युद्ध का समय था, जो कोल्ड वॉर का समय था, उसके बाद से ये देखा गया कि खत्म हो गया। और दूसरी तरफ ये देखा गया कि जो धार्मिक आतंकवाद है उसका उदय होने लगा। यहाँ तक कि जो उदार लोकतांत्रिक सरकार है उन्होंने खुद को और अधिक शक्तियों के साथ में पैदा करना शुरू कर दिया, जो अक्सर कई स्वतंत्रताओं के साथ में टकराते थे। मतलब पहले तो इनके द्वारा क्या बोला जाता था कि इनको स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन बाद में कोल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ कि जो धार्मिक आतंकवाद है वो बढ़ गया, और जो ये उदार लोकतांत्रिक सरकार है इन्होंने खुद को अधिक शक्ति जो देना है उसकी शुरुआत कर दी, जिससे कई बार क्या होता था कि स्वतंत्रता के साथ में इनका टकराव होता था। अगर हम वैश्विक मंच पर बात करें तो अमेरिका जो है उसके बार बार के जो सैन्य कारनामे हैं उनने अपनी स्वयं की कठिन शक्ति श्रेष्ठता का परीक्षण किया है। मतलब यूएसए के द्वारा जो सैन्य कारनामे किए गए उससे यूएस का जो शक्ति श्रेष्ठता का परीक्षण है, मतलब ये बताना है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, वो सामने आया। यूएसए ने क्या किया कि 1999 में यूगोस्लाविया में एक शासन परिवर्तन को प्रभावित किया, लेकिन अभियान ने अंततः देश के विघटन का कारण बन गया। इसके अलावा इराक में यूएस ने कभी निर्णायक जीत हासिल नहीं की। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में युद्ध के 19 वर्षों के बाद में अमेरिका ने हाल ही में तालिबान के साथ में समझौता किया है और बुरी तरीके से वो बाहर निकलने की तलाश कर रहा है। इसके अलावा लीबिया में देश जो है वो नाटो द्वारा मुक्त 2 सरकार और 2 सेनाएं हैं और कई क्षेत्रीय सत्ताओं के द्वारा समर्थित कई इसमें मिलिशिया हैं। इसके अलावा अगर हम ईरान और उत्तर कोरिया की बात करें तो यूएस जो है उतना विश्वास नहीं करता है जितना कि बल प्रयोग करने पर ईरान और अफगानिस्तान के साथ में किया गया था। हालांकि पश्चिम उदारवादी जो व्यवस्था है उसको सबसे बड़ा झटका भीतर से आया है। मतलब ये सब जो है वो बाहर की घटनाएं हैं, लेकिन जो पश्चिम की उदारवादी व्यवस्था प्रभावित हुई, जो लिबरल सिस्टम वहां का प्रभावित हुआ, वो हुआ था उसके भीतर के झटके से, अर्थात मुख्य रूप से वहां की जो अर्थव्यवस्था थी उसके झटके के बाद में। 2008 में क्या हुआ कि पूंजीवाद के संकट ने अमेरिका और पश्चिम यूरोप जो है उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया और वहां पर राजनीतिक परिवर्तन आए। इसके अलावा आतंकवाद से लड़ने और इन कई देशों में अप्रवासन को रोकने के लिए मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता से जो ध्यान है वो हटा दिया। मतलब आतंकवाद
पर जो ध्यान है वो ज्यादा चला गया, और इसके अलावा जो आर्थिक व्यवस्था चल रही थी उस पर ध्यान ज्यादा चला गया, जिससे जो नागरिक स्वतंत्रता है, जो सिटीजन फ्रीडम है, उससे ध्यान हट गया। तो इससे क्या हुआ कि जो दराज की विरोधी इस्लामोफोबिक पार्टियां हैं वो उठने लगी, और उन्होंने युद्ध के बाद का जो अंतर्राष्ट्रीयवाद था उसे चुनौती दी, और जनता को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और निहित आव्रजन और शरणार्थियों के प्रवाह के आधार पर लामबद्ध किया। ये जो युद्ध है ये उन देशों के द्वारा युद्ध में भाग लिया गया था जो वैश्विक स्तर पर गरीब देशों में लड़े गए थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से जो यूएस है वहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो चेंज हुआ, आइसोलेशन से वो लिबरल हुए, लेकिन लिबरल से वो वापस आइसोलेशन की तरफ आए। अब अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि जब मिस्टर ट्रम्प जो है उनका समय समाप्त हो गया है और अब मिस्टर जॉय बिडेन जो है वो सत्ता संभालने वाले हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। तो अमेरिका में ट्रम्प ने सत्ता में जो उदय है उसमें पश्चिम उदार आदेश के नेता इस विवर्तनीय बदलाव की सबसे तेज अभिव्यक्ति थी जो कि अभी चल रहा है। वैश्विक पूंजीवाद जो है उसके संकट के एक उत्पाद श्री ट्रम्प रहे हैं, और उन्होंने अमेरिका को युद्ध पूर्व अलगाववाद में वापस ले लिया है। मतलब हमने देखा कि युद्ध होने से पहले अमेरिका जैसे आइसोलेशन में था, वैसा ही श्री ट्रम्प जो है वो अमेरिका को वापस आइसोलेशन में लेकर आए हैं। और यहाँ पर यह बोला गया है कि ये संयोग की बात नहीं हो सकती है कि जो ट्रम्प है वो जिमी कार्टर के बाद में पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक नया युद्ध शुरू नहीं किया है। यहाँ पर यह बोला गया है कि मिस्टर बाइडेन जो है उनकी जो विदेशी नीति है वो ट्रम्प से अलग होगी। वो गठबंधनों को मजबूत करने और अमेरिका के द्वारा सामना की जाने वाली जो असंख्य समस्याएं हैं उसके लिए एक सुसंगत विदेश नीति दृष्टिकोण का निर्माण करना चाहते हैं, और वो ट्रम्प के जो नीतिगत निर्णय हैं उसको रद्द कर सकते हैं। जैसे कि ट्रम्प के द्वारा पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का निर्णय लिया गया था, तो बाइडेन जो है उसमें अमेरिका की वापसी की घोषणा कर सकते हैं। और इसके अलावा वैश्विक स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का फैसला जो किया गया था, बाइडेन इसमें भी वापसी की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन बाइडेन जो है वो एक उदार अंतरराष्ट्रवादी जो है वो स्वयं पश्चिमी उदारवादी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को क्या पुनर्जीवित कर सकते हैं। यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या वे उदार व्यापार की ओर लौट सकते हैं, क्या वो लिबरलिज्म की तरफ वापस से लौट सकते हैं, और वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन को क्या वो वापस ला सकते हैं जैसा कि बिल क्लिंटन ने कहा, या मानवाधिकारों की रक्षा करने या लोकतंत्र को बढ़ाने के नाम पर उनके द्वारा क्या युद्ध तो वापस नहीं शुरू कर दिया जाएगा, क्या वो तेजी से विविध अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो है उस पर अमेरिकी आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। तो ये सभी जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर उठ रहे हैं मिस्टर बिडेन को लेकर। तो ये देखा जाएगा कि बाइडेन के आने के बाद में अमेरिका की जो राजनीति है और अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन होने की आशंका है। लेकिन यहाँ पर आखिर में ये बोला गया है कि जो ट्रम्प है वो पराजित हो गए हैं, लेकिन जो ट्रम्पवाद है वो नहीं गया है, और पूरे विश्व में ये देखा जा रहा है कि विश्व विरोधी राजनीति है वो चल रही है। अगर जो बिडेन है वो अमेरिका में जो अलगाववाद की धारणा है उन पर काबू पा भी लेते हैं, लेकिन जो पूरा अटलांटिक का स्थान है, वो जो पूरा स्थान है वहां पर उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे स्थान पर जिस प्रकार से अभी नेता है उनकी जो दृष्टिकोण है वो पुराना जो आदेश है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जैसे जो ट्रम्प थे वो पुराने आदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, उसी प्रकार से जो अटलांटिक में विभिन्न अन्य नेता हैं जैसे कि फ्रांस के मैरीन ले पेन, इटली के मेटेलो सैल्विनी, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ हॉजर, और इसके अलावा नीदरलैंड में गार्ट वाइल्डर्स। तो ये जो है ये जिस प्रकार से ट्रम्प पुराने आदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे ये भी नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि अगर बाइडेन जो है वो अमेरिका में अलगाववाद की धारणाओं पर काबू कर ले, लेकिन पूरा जो स्थान है वहां पर से उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इसके बाद में जो अगला आर्टिकल है वो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, राइज ऑफ शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। ये पेज नंबर 7 पर प्रकाशित हुआ है और जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर हम शैडो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें तो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं उद्यमी, और वहीं पे शैडो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, तो शैडो एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल होते हैं कि वो जो बिजनेस करते हैं लेकिन उनका जो बिजनेस होता है वो रजिस्टर नहीं होता है एज अ बिजनेस। तो वो जो बिजनेस होता है उसमें लेजिटिमेट गुड्स और सर्विस जो होते हैं उनका ट्रेड करते हैं और उनको बिजनेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन इनके जो बिजनेस होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो अभी के समय में ये जो शैडो
शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है वो देखी जा रही है। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि कई जो लोग हैं वो ऑनलाइन आकर बिजनेस कर रहे हैं लॉकडाउन के बाद से, लेकिन ये जो बिजनेस है ये लेजिटिमेट नहीं है, ये जो बिजनेस है इसे रजिस्टर नहीं किया गया है। और भारत में इस प्रकार का जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है वो काफ़ी देखी जा रही है। ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये टैक्स नहीं पे करते हैं और ये एक शैडो इकोनॉमी में काम करते हैं। ये जो शैडो इकोनॉमी है इस तक जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसकी रीच नहीं होती है, जो सरकारी अथॉरिटीज होती हैं उनकी रीच नहीं होती है इस शैडो इकोनॉमी तक। तो यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि हाल ही में क्या देखा गया कि जो बिजनेस स्कूल है एक, उसके प्रोफेसर ने क्या किया कि जो छात्र है उसको फर्जी प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया। ये जो प्रोफेसर है इसकी जो डिपार्टमेंट में स्थिति थी, इनकी डिपार्टमेंट जो पोजीशन थी इनकी, इसका दुरुपयोग किया गया इनके द्वारा। और इनके द्वारा क्या किया गया कि उस स्टूडेंट को इनके द्वारा जो ऑनलाइन कोर्स किया जा रहा था उसमें भाग लेने के लिए मजबूर किया गया और बाद में उन्हें एक प्रकार से फर्जी प्रमाण पत्र दे दिया गया। और ये जो पूरा मामला है ये गिग इकोनॉमी से संबंधित है। तो ये जो प्रोफेसर हैं इन्होंने क्या किया कि भारत में पूर्व महामारी में शिक्षा के संबंध में जो गिग इकोनॉमी है उसका लाभ उठाया। अर्थात गिग इकोनॉमी क्या होता है, अगर हम गिग इकोनॉमी के बारे में बात करें तो गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि फ्रीलांसर होते हैं। गिग इकोनॉमी में फ्रीलांस का कार्य किया जाता है, एक निश्चित अवधि के लिए प्रोजेक्ट आधारित रोजगार जो है इसमें दिया जाता है। मान लीजिए कि ए एक कंपनी है, एक व्यक्ति है बी, तो वो फ्रीलांसिंग का काम करता है इस कंपनी में। मतलब 1 महीने के लिए एक प्रोजेक्ट जो है उस पर काम करता है। उसके बाद में अगर इस व्यक्ति को एक दूसरी सी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वो या तो साइमल्टेनियस भी उस सी कंपनी में काम कर सकता है या फिर अगले महीने उस कंपनी में काम करेगा। तो ये जो पूरी इकोनॉमी होती है फ्रीलांस कार्य से संबंधित, ये होती है गिग इकोनॉमी। तो जो गिग इकोनॉमी है उसमें किसी व्यक्ति की जो सफलता है वो उसकी विशिष्ट निपुणता पर निर्भर करती है। असाधारण प्रतिभा, गहरा अनुभव, विशेषज्ञ ज्ञान और प्रचलित कौशल जो है उस पर श्रम बल जो है वही गिग इकोनॉमी में कार्य कर सकता है। तो ये जो पूरी इकोनॉमी है इसका फायदा उठाया प्रोफेसर ने और एक प्रकार से फर्जी जो सर्टिफिकेट है वो उनने दे दिया। जब जो संस्था है उसके अधिकारी को इस पूरे रैकेट का पता लगा तो उन्होंने उस प्रोफेसर को निलंबित कर दिया। तो इस प्रकार से इस तरीके का जो फर्जी काम हो रहा है ये केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमने एक एजुकेशन का एग्जाम्पल देखा, लेकिन इस प्रकार से जो काम हो रहा है शैडो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर ये केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो रहा है बल्कि वित्त अर्थात फाइनेंस का जो क्षेत्र है जिसमें आसान तरीके से ऋण दिए जा रहे हैं। हम कई ऐप देख रहे हैं, कई चाइना के ऐप है जिसमें क्या होता है कि आपको इजीली ऋण मिल जाता है। कई प्री सैलरी ऐप आते हैं जिसमें आपको, अगर आपकी सैलरी 50,000 है, अगर आपको 1 जनवरी को सैलरी मिल रही है तो ये जो ऐप है ये आपको पहले ही अपनी सैलरी के रूप में एक पैसा दे देता है और बाद में ये बोलता है कि जब आपकी सैलरी आ जाए तो आपको इस तरीके से पैसे वापस देने हैं। लेकिन इस तरीके का पैसा देने के लिए ये कोई भी गारंटी नहीं लेते हैं, तो इस तरीके से आसानी से ऋण दे दिया जाता है। साथ ही जो सट्टेबाजी की अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग शामिल है वहां पर ये देखा जा रहा है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवा की अर्थव्यवस्था है जिसमें हम देख रहे हैं कि कई ई फार्मेसीज जो हैं वो सामने आ रही है। तो ये जो ई फार्मेसी है यहाँ पर भी ये देखा जा रहा है कि एक प्रकार से शैडो एंटरप्रेन्योरशिप का कार्य कर रहे हैं। और इस तरीके के अन्य क्षेत्रों में ये जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है इसके वैश्विक उदय के लिए एक सावधानी की कहानी है कि इस संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए और उपभोक्ता कल्याण के लिए लंबे समय में ये जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है इसके संभावित विकृत परिणामों को देखते हुए सेवाओं की जो गुणवत्ता है उसकी निगरानी के लिए विनियमन की आवश्यकता है। मतलब इस तरीके से जो कार्य किया जा रहा है, मान लीजिए एजुकेशन सेक्टर है तो एजुकेशन सेक्टर में कई कंपनियां आ गई है और वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इनकी जो गुणवत्ता है, इनके द्वारा जो सर्विस दी जा रही है उसकी जो गुणवत्ता है उसकी भी निगरानी की जानी चाहिए कि जो स्कूल है उनके द्वारा जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है उस संबंध में ये जो नई कंपनियां आई है इनके द्वारा जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसकी गुणवत्ता क्या है। इसके अलावा जैसे ये कई ई फार्मेसीज आ गई है। अब ये जो ई फार्मेसीज हैं ये जो मेडिसिन दे रही है क्या वो मेडिसिन सही दे रही है, क्या वो प्रेस्क्रिप्शन के पे मेडिसिन दे रही है, तो इस संबंध में जो निगरानी है वो होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर पूरी बात करें कि ये जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है इसके उदय का कारण
क्या हो सकता है। इस प्रकार की जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये भारत में किस प्रकार से ज्यादा बढ़ गई है, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है उनकी रीच से बाहर हो गई है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर झटका लगा है सप्लाई और डिमांड शॉक के कारण। तो जब कोविड-19 महामारी आई तो उस समय आपूर्ति और मांग दोनों में ही कमी आ गई थी। तो बाजार में आने वाले जो बदलाव हैं उससे निपटने के लिए यहाँ पर एक जो नया बाजार है वो खुल गया। इसके अलावा उस समय ये देखा गया कि जो कीमत है वो तो बढ़ गई, लेकिन जो मात्रा है वो काफी कम थी उपलब्धता के कारण, जिसके कारण ये जो नया बाजार है शैडो एंटरप्रेन्योरशिप का ये खुल गया। तो ये जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है ये प्रौद्योगिक मध्यस्थता सेवाओं के आकर्षण की पेशकश करते हुए बाजार में संवर्ध विकृतियों और घर्षणों के पूरक सेवाओं की पेशकश करके जारी कर सकते हैं, जो कि पारंपरिक सेवा प्रदाताओं की पेशकश के लिए विवश हो सकते हैं या फिर लॉकडाउन बाधाओं के कारण उपभोक्ता तक पहुंच नहीं कर सकते हैं। मतलब लॉकडाउन के समय में ये देखा गया कि जो पारंपरिक सेवा दी जाती थी लोगों के द्वारा वो बंद हो गई, जिससे ये जो शैडो एंटरप्रेन्योर है ये पिक्चर में आए और इनके द्वारा इस प्रकार की जो सेवाएं हैं उसमें एक प्रकार से प्रौद्योगिकी मध्यस्थता के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण इनके द्वारा इसका उपयोग किया गया। ये जो प्रौद्योगिकी है इसके माध्यम से जो प्रदान किए गए ये जो नए बाजार हैं इसके प्रति पुराने उपभोक्ताओं का पुनर्वितरण और नए उपभोक्ताओं के प्रवेश का उत्पादन कर सकता है। तो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप जो शुरुआत हुई इसमें क्या हुआ कि एक प्रकार से प्रौद्योगिकी के कारण ये होना संभव हो सका, और इससे क्या हुआ कि जो पुराने उपभोगकर्ता हैं वो यहाँ पर आ गए और इसमें कई नए उपभोगकर्ता भी आ गए, जबकि बाजार जो है वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन जो शुरुआती मांग है वो बढ़ गई और जो लॉक इन प्रभाव है वो आगामी मूवर्स के लिए उच्च बाजार शक्ति का संकेत दे सकता है। मतलब हो सकता है कि ये जो नए नए बिजनेस आए हैं, नए नए शैडो एंटरप्रेन्योर आए हैं, ये वापस से नॉर्मल हो जाए, जो बाजार है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक रह सकता है और इसका जो लॉक इन प्रभाव है वो आगामी मूवर्स के लिए एक उच्च बाजार शक्ति का संकेत दे सकता है। तो ऐसे समय में क्या होगा कि ये जो बाजार शक्ति है इसका जो प्रकटीकरण है वो स्पष्ट मूल्य सेटिंग प्रभावों से परे विभिन्न तरीकों से होगा। तो ये जो बाजार है इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि जो छोटी छोटी फर्म है उनका अधिग्रहण बड़ी कंपनियों के द्वारा किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा कि वो कंपनियां या फिर वो मूवर्स जिनके पास में जो पैसे हैं वो ज्यादा है, जिनकी जो पॉकेट है वो काफी डीप है, तो वो क्या है कि वो उच्च मूल्यांकन उत्पन्न कर सकते हैं और वो इस स्थान को ले सकते हैं तर्कहीन रूप से। इसके साथ ही यहाँ पर ये बोला गया है कि इससे जो सीमा पार और राष्ट्रीय सुरक्षा के निहितार्थ हैं वो भी दिख सकते हैं। हो सकता है कि क्रॉस बॉर्डर जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो भी इसमें दिखे, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि चीनी तत्काल ऋण प्रदाता जो है वो ऑनलाइन प्रदान किए जाने वाले जो छायादार ऋण हैं उनके बारे में ये बताता है। मतलब शैडो लोन्स दिए जाते हैं। हमने अभी देखा कि कई ऐप ऐसे आ गए हैं जो इस प्रकार से ऋण देते हैं। तो हो सकता है कि वो आपका डेटा उनके द्वारा ले लिया जाए, तो ये राष्ट्रीय हित के लिए भी एक चिंता का विषय हो सकता है। तो इस तरीके की जो तकनीक की मध्यस्थता वाली शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है वो मंच सुरक्षित स्थानों की तुलना में कम दोहन कर सकती है, जैसे कि भारतीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म में उत्पीड़न के साथ में हो रहा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसका अर्थ ये होगा कि बेईमान व्यक्ति जो प्रति से उद्यमी नहीं है, अर्थात शैडो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि वो एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर नहीं है लेकिन वो पूरक सेवा प्रदाता है, मतलब वो सेवा प्रदान करता है। तो स्पष्ट रूप से ये जो शैडो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये महामारी के बाद का जो बाजार है जहां पर जो समस्याएं देखी जा रही है, मतलब ये कोशिश की जाती है कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, तो इस समस्या का ये जो लाभ है ये शैडो एंटरप्रेन्योर्स उठाएंगे। और जैसा कि दस्तावेज जालीसाजी जैसे साधन होते हैं उससे उपभोक्ताओं से पैसा निकाल सकते हैं ये। और स्पष्ट रूप से इस तरीके की जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप है ये प्रौद्योगिकी मध्यस्थता, ये टेक्नोलॉजी के कारण जो थोड़ा टाइम है उसके लिए तो कई कल्याणकारी प्रभाव देगी, कई अच्छे प्रभाव बढ़ा सकती है, लेकिन लंबे समय में ये विकृत कल्याणकारी परिणाम पैदा कर सकते हैं। मतलब ये जो शैडो एंटरप्रेन्योर है, अभी आपको लग रहा है कि इसमें क्या बुराई है अगर ये इस तरीके से जो ऐप है ये पैसे दे रहे हैं या फिर जो ई फार्मेसी है वो दवाइयां उपलब्ध करा रही है, तो अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है क्योंकि अभी बाजार की व्यवस्था ऐसी है। लेकिन हो
सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये इसके परिणाम जो है वो काफ़ी बुरे हो, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल हो सकता है और इसके अलावा ये जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो मानक हैं, उनको प्रभावित कर सकता है। जैसे एजुकेशन अगर दी जा रही है तो एजुकेशन जो है उसकी जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसको खराब कर सकती है इस तरीके की शैडो एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हम देख रहे हैं कि कई जो लोग हैं वो ऑथराइज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म है वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी है, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर आगे का रास्ता क्या हो सकता है, अगर हम इसके बारे में बात करें कि वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस प्रकार की जो गतिविधि है उसे विनियमित करने की आवश्यकता है। मतलब आगे का रास्ता यही होगा कि इस प्रकार की जो गतिविधि है इसे विनियमित किया जाए। तो इस संबंध में यहाँ पर ये बोला गया है कि नियमन के बिना जो स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर हो सकती है, तो इनका नियमन करने की आवश्यकता है। तो विभिन्न जो अध्ययन हुए हैं उसमें भी यही कहा है कि जो भारतीय शिक्षा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो कोचिंग हाउस है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। हम ये देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल में चाहे पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन वो कोचिंग में जरूर पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जब कोचिंग हाउस जो है, ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इनकी जो गुणवत्ता है उनकी मजबूत निगरानी आवश्यक है। ये जो कोचिंग सेंटर होते हैं इनकी गुणवत्ता की निगरानी की जानी चाहिए और इनकी जो मजबूत निगरानी है वो काफी ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो गुणवत्ता है ये निर्धारित होनी चाहिए और अगर ये जो शैडो एंटरप्रेन्योर है ये इस गुणवत्ता का पालन नहीं करते हैं तो दंडनीय अपराध दिए जाने चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, साथ ही इनको सर्विस बंद की जानी चाहिए और इस तरीके से इनके सख्त जो कार्यवाही है वो इससे संबंधित की जानी चाहिए। इसके अलावा ये जो शैडो फर्म है जो अनुपालन करते हैं वो गैर शैडो फर्मों के साथ में सेवा वितरण के प्रमुख मोड में शामिल करने के लिए स्वागत योग्य कदम है। अर्थात ये जो अच्छे से सेवा प्रदान कर रहे हैं वो जो प्रमुख एंटरप्रेन्योर हैं उनके साथ में आ सकते हैं, लेकिन विनियमन के बिना जो स्थिति है वो नियंत्रण के बाहर हो सकती है, जिससे कि जो विकासशील देश हैं उसके लिए सार्वजनिक वस्तुओं का जो वितरण है उसकी निगरानी की जरूरत होती है। सरकार जो है उसके प्रतिस्पर्धा अधिकारी जो हैं उनके बीच जो है वो गतिविधियों का एक संबंध सामंजस्य होना चाहिए। सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनके बीच में कॉर्पोरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हालांकि ये सवाल बड़ा है कि जो वायरस है उसको प्रतिबंधित करने की कोशिश का जो तनाव चल रहा है उसके चलते जो देश की विभिन्न सरकारें हैं, विभिन्न देशों की सरकारें हैं, वो कोविड-19 के संबंध से अपना ध्यान हटाकर दुनिया भर में ये जो शैडो एंटरप्रेन्योरशिप की वृद्धि हो रही है क्या इसकी ओर ध्यान देगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद में अब हम चलते हैं पेज नंबर 10 पर। एक न्यूज प्रकाशित हुई है, एरो इंडिया टू शोकेस इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर। तो ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात की गई है एरो इंडिया 2021 की। तो रक्षा मंत्रालय जो है उनने ये घोषणा की है कि एरो इंडिया का जो 13वां संस्करण है वो 3 से लेकर 7 फेब 2021 को आयोजित होगा। और ये कहाँ आयोजित होगा, तो ये होगा वायुसेना स्टेशन यलहंका कर्नाटक में। यहाँ पर अगर हम एरो इंडिया के बारे में बात करें तो एरो इंडिया जो है वो द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय सैन्य और नागरिक एयर शो है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस है जो कि अंतरराष्ट्रीय और भारतीय सैन्य और नागरिक विमान जो है उनके निर्माताओं को, साथ ही उनके जो समर्थन उद्योग हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं और जो सरकारी गणमान्य व्यक्ति है और व्यक्तिगत आगंतुक हैं उनको आकर्षित करता है। ये जो यलहंका एयरबेस है ये जो सिटी सेंटर है बैंगलोर का उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है और फरवरी में ये एयर शो की मेजबानी कर रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में और तब से हर साल ये जो एयर शो होता है ये यहीं पर आयोजित किया जाता है। एयर इंडिया 2021 का जो आयोजन है वो किया जा रहा है रक्षा प्रदर्शनी संगठन अर्थात डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है 2021 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इससे अलावा 2019 में जब इसे ऑर्गेनाइज किया गया था तब इसे ऑर्गेनाइज किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें डीईओ अर्थात डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा प्रदर्शनी संगठन के बारे में, तो इसके संबंध में हम एक प्रीलिम्स से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। डीईओ के संबंध में निम्न कथनों पर चर्चा कीजिए। पहला है कि ये 1981 में स्थापित भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि संगठन की स्थापना भारतीय रक्षा उद्योग की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि ये जो एजेंसी है ये डिफेक्सपो
और विदेशी प्रदर्शनियों में भारतीय भागीदारी जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे पेज नंबर 10 पर एक न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, सेंटर एक्सटेंड पवन हंस बिडिंग डेडलाइन बाय अ मंथ। ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे पवन हंस के बारे में। तो वित्त मंत्रालय जो है उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण इच्छुक बोलीदाताओं के सामने आने वाली जो तार्किक चुनौती है उसका हवाला देते हुए पवन हंस के रणनीतिक विनिवेश जो है उसकी बोली की समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी है। तो पवन हंस जो है उसके रणनीतिक विनिवेश की बात में यहाँ पर की जा रही है, अर्थात स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पवन हंस क्या है। तो पवन हंस जो है वो एक हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है। इसका पूरा नाम है पवन हंस लिमिटेड। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक हेलीकॉप्टर सेवा की कंपनी है और इसके स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है, अर्थात रणनीतिक विनिवेश के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पवन हंस जो है उसमें सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% है, जिसमें 43 हेलीकॉप्टर जो है उसका एक बड़ा बेड़ा है। इसके अलावा जो शेष 49% हिस्सेदारी है वो है ओएनजीसी की, अर्थात तेल और प्राकृतिक गैस निगम की ओएनजीसी के पास में रेस्ट 49% स्टेक्स हैं पवन हंस के। पिछले 16 महीने में ये तीसरी बार है कि सरकार ने पवन हंस के लिए एक खरीदार को आकर्षित करने की मांग की है और ये अनुमान है कि पिछले वित्त वर्ष में ये जो पवन हंस है इसे 72.42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए इसके स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इससे संबंधित हम एक प्रश्न देखते हैं। पवन हंस जो कि हाल ही में खबरों में रहा वो क्या है? हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी, पवन ऊर्जा कंपनी, आतंकवादी समूह या फिर चक्रवात? तो हमने अभी देखा कि ये एक हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं एक, जो कि यूपीएससी की परीक्षा के द्वारा वर्ष 2018 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कानून और स्वतंत्रता के बीच एक सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है? यदि कानून है तो स्वतंत्रता कम है, यदि कोई कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। तीसरा है, यदि स्वतंत्रता है तो लोगों के द्वारा कानून बनाए जाने हैं, यदि कानूनों को बहुत बार बदला जाता है तो स्वतंत्रता खतरे में है। तो सही उत्तर होगा बी, अगर कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। ये इसका सही आंसर होगा। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि 2018 में यूपीएससी ने पूछा था। अब हम मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न देखते हैं। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हमने आज डिटेल में डिस्कस किया है। तो पहला प्रश्न है, भारत को गोपनीयता की रक्षा और नवाचार सुनिश्चित करने की अनिवार्यता को संतुलित करने के लिए पहले से ही कई अधिक मजबूत डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता है, चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला है, गंभीर रूप से अर्थव्यवस्था में छाया उद्यमियों अर्थात शैडो एंटरप्रेन्योर्स की भूमिका का मूल्यांकन करें और बेहतर आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाएं। तो हमने यहाँ पर उपाय भी देखे थे, उनके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। मेंस के जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उनका आंसर लिखने की आपको कोशिश जरूर करनी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।